हमारे क्लास में स्वागत है मेरे बच्चों। मेरे रसगुल्ला, मैं एम.एस. राठौर एक बार फिर से आपके लिए लेकर आया हूँ कक्षा इतिहास की, जिसमें हमने पिछले समय में या पिछले वीडियोस पिछले हफ्ते में हमने किया था शिशु नागवंश और शिशु नागवंश के अंतिम शासक का हमने जिक्र किया था। और अब हम चलेंगे शिशु नागवंश में अंतिम राजा नंदीवर्धन के खत्म होने के पश्चात नंद वंश की शुरुआत कैसे हुई, नंद वंश में सबसे प्रथम राजा कौन हुए, और साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि नंद वंश के अंतिम राजा कौन थे, और इसमें अंतिम राजा कैसा राजा था, या इसमें जो राजा हुए वो कैसे राजा हुआ, कैसा सम्राट हुआ, ये भी जानेंगे। कई कहानियां हैं, कई कई किस्से हैं जो नंद वंश को और शिशु वंश से जुड़ी हुई है, शिशुनाग से, जो कि कुछ कहानियां ऐसी हैं, कुछ ऐसे तथ्य हैं जिन्हें हम सच मानते हैं और कुछ जो तथ्य है उन्हें मानकर चलते हैं, क्योंकि हमारे देश से लेकर विदेशों तक में जो भी आर्कियोलॉजिस्ट हुए हैं, चाहे जो भी रिसर्चर हुए हैं, खोजकर्ता हुए हैं, इतिहासकार हुए हैं, हिस्टोरियंस हैं, वो अलग अलग तथ्य रखते हैं, अलग अलग चीजें रखते हैं, है ना। अलग अलग ससुर अलग अलग काम रखता है, अलग अलग नाम रखता है अपना। तो वैसे ही कोई कहेगा कि नंद वंश का जो महाप्रबंधन था वो एक नाई था, यानी कि बार्बर था, बाल काटता था, उसके पिता बाल काटते थे। कुछ साक्ष्य एवं तथ्य जो मैं लेकर आया हूं उसके अनुसार तो सिर्फ और सिर्फ ये पता चलता है, क्योंकि मैं हवाबाजी और बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मैं भी जो पढ़ा हूं और जो देखा हूं उसके अनुसार ही लेके चल रहा हूं। और साथ ही साथ ये भी कहूंगा कि जो जातक कथाओं के अनुसार है उसके अनुसार वो नाई था, बाल काटने वाला था, क्योंकि पिछले समय में प्राचीन काल में जो जैसा कार्य करता था वो वही समाज उसी जाति से हो जाता था। लेकिन ये भी हमें ध्यान रखना है कि वैसे ही जातक कथाओं में यह भी शामिल है कि शिशुनाग जो था उसके पिता सैनिक सेनानायक थे। उस ये भी आता है कि शिशुनाग के पिता एक बाल काटने वाले थे, और उसी कई अन्य जातक कथाओं में है प्राचीन कि शिशुनाग महावंश से था, महाबोधि वंश से था, जो कि लिच्छवी के राज्य से था। और यह लिच्छवी वाला जो है, जो क्षत्रिय जो कह रहा हूं, यह बाय हवाबाजी नहीं, यह साक्ष्य है, क्योंकि इसके साक्ष्य उड़ीसा में है। उड़ीसा के साक्ष्य से हमें प्राप्त हुआ है। जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि ये क्यों, तो प्राकृतिक गुफा जो कि उड़ीसा में हाथी गुफा के नाम से जाना जाता है, जो कि दक्षिणी भाग में है, उसमें से पाली भाषा में मिलती जुलती प्राकृतिक और ब्राह्मी लिपि में 16वीं और 17वीं सदी की 17वीं पंक्ति में यह लिखा गया है कि जो महापद्मनंद था वो कोई नाई बाई नहीं था। और ऐसे हमारे पुराने पुराणों में भी इसका जिक्र है कि आगे जाकर के सम्राट, एक क्षत्र सम्राट कौन होगा और वो कब तक राज करेगा, कैसा राजा होगा, क्योंकि इसके जानकारी मत्स्य पुराण, भागवत गीता और कई ऐसे पुराणों में भी दिया गया है, और कई जातक दंत कथाओं में भी इसका वर्णन है कि महापद्मानंद, जो जिसे महापद्मनंद भी कहा जाता है या फिर उग्रसेन के नाम से भी जाना जाता है। उग्रसेन नाम इसीलिए ही पड़ा उसे क्योंकि उग्रसेन का मतलब होता है कई राज्यों को दबा करके अपने अधिकार में कर लेना, क्योंकि बाकी जो 16 महाजनपद में से 15 महाजनपद था उसको 66 बार कुचल करके, विवश करके अपने अधिकार में महापद्मनंद किया था। ऐसे महापद्मनंद है, महापद्मनंद नहीं है, सब ना नहीं था। और ऐसे उसका नाम महापद्मनंद भी नहीं था, नंद था, जो कि बाद में
महापद्म, महा का मतलब उसमें जुड़ा कि नीची जाति से, जो कि उड़ीसा से या उसके उधर के जो भी होते थे उसे निचली जाति के मानते थे, है ना। यानी कुलीन वर्ग के नहीं थे। कुलीन वर्ग का मतलब थे ऊंची जाति, तो कुलीन वर्ग के नहीं थे, तो कुलीन वर्ग के नहीं था। ऐसा राजा पहला बार बना था, इसीलिए महापद्मानंद कहा गया, महा कहा गया वो। जैसे कि भीमराव अम्बेडकर, है ना, उस तरफ क्या कहा जाता है, महा। जो कि हमारे इधर अगर बिहार में देखा जाए तो महा का मतलब हम लोग कई ऐसे जातियों का, एसी एसटी की जातियों का जिक्र करता है, लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है। महा सिर्फ निचली या उच्ची किसी जाति से लेना देना नहीं है। तक दंत कथाओं का वर्णन और के द्वारा साक्ष्य प्राप्त किया गया हिस्ट्री है। हवाबाजी कलाबाजी नहीं है कि आए और मार के चले गए, क्योंकि प्राचीन है तो संभावनाएं कुछ भी हो सकती है, तो हम कुछ भी बोल सकते हैं, तो सारी की सारी चीजें मान्य है, तो ऐसी बात नहीं है। बाकी जो ससुरे सब करते रहे उसका क्या है, थोड़ी जाना। इसका जिक्र हम आते आते करेंगे आगे के वीडियोस में, आगे के क्लास पे भी, क्योंकि ये हम जो है इसको एक बार में खत्म करने की कोशिश तो हम बिल्कुल ही नहीं करेंगे कि शॉर्ट में एकदम लिखे नोट्स की टाइप के कि महापद्मानंद का जन्म इतना ईस्वी पूर्व हुआ था और यहाँ और ये मगध का एक क्षत्र सम्राट था, कि है एक क्षत्र सम्राट इसलिए कहा गया क्योंकि यह ऐसा पहला राजा हुआ, ऐसा पहला सम्राट जो केंद्रीय शासन की नींव रखी थी। तो ये एक तरफ लिख दिए और इसके बाद कर दिए कि इसके 8 पुत्र थे और इसके बाद मौर्य साम्राज्य आया और यह हुआ हमारा कहानी खत्म। तो ये 2 मिनट के वीडियोस में 1.5 मिनट के रील में आ जाए भी, तो ऐसा थोड़ी करना है, क्योंकि हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। हाँ, ऐसा होता है कि कहना है कि हिस्ट्री उबाऊ है, खाक उबाऊ है। अरे इंटरेस्ट लेने से होता है, जैसे सब इस कन्याओं में ले लेता है इंटरेस्ट, वहां तो कोई कुछ नहीं होता। तो इस कन्याओं की नजरों से मोड़ के देखो इन्हें, यहाँ खाली मारे काट है या लड़कों का क्या, वो कलुआ हो गुरुआ गोरा हो, सब मार धार में आगे रहता है, तो मार धार वाला में काहे पीछे रहेगा, क्यों रहोगे पीछे। चलो देखते हैं आगे कि नंद वंश 329 ईस्वी पूर्व भारत का प्रथम सम्राट यह कहा गया नंद, जिसे महापद्म नंद कहा गया, जिसे महापद्म नंद नाम करके इसका असली नाम महापद्म नंद हुआ। ठीक है, ऐसे नंद था जो बाद में महापद्म नंद हुआ। पुराणों के अनुसार इसकी बात करें तो इसके शाखा दत्त के मुद्रा राक्षस, अब ये मुद्रा राक्षस क्या है ना, तो ये मुद्रा का मतलब समझते हो कि पैसा को कहते हैं आज के जमाने में, पैसा मतलब मुद्रा मतलब पैसा। तो ये जो पैसा, हालांकि इसके समय में ना एक इसका महामंत्री था, उसका भी नाम राक्षस था। तो अब ये मत पूछिए कि राक्षस क्यों था, वो नाम था जो कि चाणक्य के गुरु शिष्य थे और गुरु भाई थे, क्योंकि दोनों एक ही यूनिवर्सिटी में एक ही जगह पढ़े थे, तक्षशिला में ही पढ़े थे, वो सीनियर थे और ये कौटिल्य जो थे, जो चाणक्य थे, वो जूनियर थे। बाद में उनका क्या हुआ ये भी बताएंगे, क्योंकि जब महापद्मनंद का अंत हुआ तो अमात्य राक्षस का क्या हुआ ये बताएंगे, क्योंकि उनका नाम राक्षस अमात्य राक्षस था और ये अमात्य इसीलिए वो सीनियर होने के कारण ना इसे वो उसे दरकिनारा नहीं किए थे। उनका भी चंद्रगुप्त मौर्य के शासन में वो थे और वो भी कार्यरत थे, जो कार्य कर रहे थे वही कार्य कर रहे थे। कौटिल्य उन्हें उस पद से निष्कासित नहीं किए क्योंकि वो एकनिष्ठ थे उस सिंहासन के प्रति। इसलिए महाधनानंद के जब चंद्रगुप्त मौर्य सम्राट बने तब उनकी पद वापस दे दी गई थी कि आप गलत नहीं थे, आप राष्ट्रभक्त थे, इसीलिए इसके लिए आपको वो पद वापस दिया जाता है। और कौटिल्य राजनीतिक गुरु बन गए थे और वो भी साथ ही साथ राजनीतिक सलाहकार भी बने थे। कौन? कौटिल्य। और प्रशासनिक सेवाएं मिलकर दोनों देखते थे, क्योंकि अमात्य राक्षस जितने तेज थे उतने कौटिल्य भी थे। दोनों का दिमाग एकदम एक जैसा था, किसी से दोनों से कम नहीं थे। हालांकि अमात्य राक्षस जो थे वो ज्यादा कौटिल्य से तेज थे, सीनियर भी थे और दिमाग के भी तेज थे। इसलिए तो बार बार इतना
प्रयास करने के बाद भी कौटिल्य इतना आसानी से नहीं प्राप्त कर पाए थे मगध, वो क्योंकि वहां पर भी उनके जैसा बुद्धिमान व्यक्ति एक अमात्य राक्षस थे महामंत्री के रूप में, जो उन्हें रोक दिया करते थे क्योंकि उनकी हर एक चाल को वो भाप लेते थे, समझ लेते थे। चले चलते हैं कि वह क्या ना, मुद्रा राक्षस के अनुसार, वह मुद्रा एक सिक्का उस जमाने में चलता था और उस सिक्के से यह पता चलता है कि उसके अनुसार ना, क्योंकि मुद्रा राक्षस एक पुस्तक भी लिखी गई थी उस दौरान, तो वो पुस्तक का नाम है, और मुद्रा राक्षस के अनुसार शिशुनाग जो है ना, नंद जो था वो शिशुनाग वंशी था, और क्योंकि शिशुनाग जो था वो महावंश से था, और महावंश से होने क्योंकि वो दासी पत्नी का पुत्र था, तो इसीलिए वो एक क्षत्रिय था। क्षत्रिय का बेटा तो क्षत्रिय ही होगा ना, तो इसी प्रकार से आए। और पुराणों क्या है, जो कि महामंदी का, जिसका शिशुनाग के पिता का क्या नाम था, महामंदी, क्या नाम था, महामंदी, तथा पुराणों में महापद्म को, यानी कि जो नंद था, महानंद था, इसलिए क्योंकि वो राजा बना था, ऊंचे पद पे गया था, इसलिए पद्म नंद। तो आगे बढ़ते हैं, महापद्म नंद जो महाबोधि वंश से था, जिसमें महाबोधि वंश में उसे उग्रसेन नाम से जाना जाता था, और ये बोधि ना, बौद्ध जातक दंत कथाओं में महापद्म नंद को उग्रसेन कहा गया है ना, उसी का नाम उग्रसेन है, नहीं कि कोई दूसरा उग्रसेन आया, उग्रसेन इसी को कहा गया है। ससुरा के काम तो ऐसा राजा सम्राट अच्छा नहीं बना, लेकिन जनता के लिए एक अच्छा राजा साबित नहीं हुआ था, ये बात तो सच्ची है। चाहे किसी भी जातक दंत कथाओं में आप जाइए, है ना, वो यही कहेगा कि महापद्मनंद एक अच्छा शासक नहीं था। वो शासन तो बहुत किया, लेकिन प्रजा के लिए अच्छा शासक जो होता है वो नहीं हुआ। वो अपने लिए बहुत अच्छा था, क्योंकि वो उसका राज्य था, तो राज्य को जरूर बचा के रखता था, किसी और के हवाले नहीं होने देता था, लेकिन वह जनता के प्रति उदार नहीं था ना, ससुरी बड़ा ढीठ था। आगे आते हैं कि सर्व क्षत्रांग एकराट की उपाधि उसे दी गई थी। अब एकराट का मतलब है कि क्षत्रियों का नाश करके, क्षत्रक है ना, सर्व क्षत्रांग यानी सारे क्षत्रियों का नाश करके, यानी कि हार करके, खत्म करके, और एक सम्राट वो बना था, इसलिए एकराट सम्राट कहते हैं, क्योंकि इससे पहले ना ऐसा कार्य भगवान परशुराम ने किया था, है ना। इसीलिए बार बार महापुराण से जुड़ी हुई दंत कथाओं का सहारा लिया जाता है, क्योंकि उनमें ऐसा लिखा गया था। आप पढ़िए, आपको पता चल जाएगा, एक उपन्यास की तरह पढ़िएगा, मजा आ जाएगा। ससुरा इतना सारा कुछ है ना, सोर्स है कि पढ़ने में मजा आ जाता है। और नहीं पढ़ सकते हैं तो एक छोटा सा ऑडियो क्लिप भी आपको मिल जाएगा, ढूंढिएगा तब ना। ज्यादातर हम तो जब समय नहीं होता है तो इंस्टॉल कर लेते हैं, डाउनलोड कर लेते हैं, और ना ऑडियो क्लिप, और वो सुन लेते हैं। चाहे बुक से पढ़ लीजिए, चाहे ऑडियो क्लिप से पढ़ लीजिए, पढ़ना तो है ही, जैसे पढ़ लीजिए। तो केंद्रीय शासन पद्धति का जनक भी कहा जाता है, जैसा कि हमने बताया, और वह 16 महाजनपदों में को विजय प्राप्त करके 66 बार सबको विवश किया कि हमारा आगे झुकेगा कि नहीं झुकेगा तुम, है ना, क्योंकि हम चूरन बेचे तो आए नहीं है, इसलिए तो झुको। और इतना विवश किया ससुरा कि सबको झुके पर गया वहां, और पूरा 15 महाजनपदों को अपने ना नीचे झुका के ही रखा। इसीलिए कहा जाता है कि बौद्ध दंत कथा में अभी सुनिएगा तो आपको यह जातक में कि यह लिखा गया है चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में कि वो पिपलीवान के राजकुमार थे, क्षत्रिय राजकुमार, जिसके पिता की हत्या धरानंद ने किया था, और वो उस राज्य को हड़प कर गया था। लेकिन ये तो कथाएं हैं, प्राचीन है, तो चलती रहेंगी, लेकिन जैसे से साक्ष्य, क्योंकि हम आपके लिए साक्ष्य ढूंढते हैं पहले, इसीलिए समय लग जाता है। वरना एक दिन क्या है, हम लिखेंगे, शॉर्ट मार के निकल जाएंगे, काम खत्म। लेकिन नहीं, इतनी जानकारियां जुटाने के लिए समय तो लगता है ना। और यही से साक्ष्य के चलते, क्योंकि हम ढूंढते हैं, रिसर्च करते हैं, फिर आपके पास लेके आते हैं। ऐतिहासिक साक्ष्य स्रोत के हम बात करें
तो महापद्मनंद का इतिहास की मैं अगर बात करूं, उड़ीसा में उदयगिरी पर्वतमाला है और उसी उदयगिरी पर्वतमाला से के दक्षिण भाग में एक प्राकृतिक गुफा है जिसे हाथी गुफा के नाम से जाना जाता है या कहा जाता है। उसमें जो प्राप्त हुआ है वो पाली भाषा में मिलती, पाली और प्राकृतिक भाषा जो कि मिलती जुलती क्या मिलती है, साक्ष्य प्राप्त होती है, क्योंकि उससे मिलती जुलती किसमें, क्योंकि पाली और प्राकृतिक भाषा में लिखा हुआ है वहां पर 17वीं पंक्ति में, जो कि ब्राह्मणी लिखी के लेख में 17वीं पंक्ति में मिलता है। चलिए चलते हैं, हम यहाँ भी नोट कर दिए इसीलिए क्योंकि आप इसे नोट कर सकते हैं आसानी से, क्योंकि हम जब बोलते जाएंगे और आप नोट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ऐसा होता है कि जब हम भी पढ़ाई करते हैं या करते थे, अभी भी करते हैं, कई बुक्स लेके बैठते हैं या आप वीडियोस अगर देख रहे होते हैं और कुछ बाई चांस हमको अगर कोई चीज अच्छी लगी और नोट करना हो तो पॉज कीजिए और नोट कीजिए, या जब हम बोल रहे होते हैं तो 4 बार जब तक नहीं अगर बोल पाएंगे सुनिएगा तब तक आप उसे एक लाइन को लिख नहीं पाइएगा। तो इसी वजह से हम लिख देते हैं ताकि हम बोलते जाए और आप चाहो तो नोट भी कर लो। हो गया। अब चलते हैं ब्राह्मणी लिपि के 17वीं पंक्ति में अभिलेख से पता चला है, यही ढूंढने और प्राप्त करने में हमको समय लगता है, इसलिए वीडियो थोड़ा 1 वीक के बाद आती है ना, वरना तो वो कद्दूआ छील के बनाना हो सब्जी तो तुरंत बन जाता है। जिसके 6 से लेकर के 12 में नंदराज के बारे में लिखा हुआ है। अब 6 से 12 का मतलब 6 से 12 लाइन में लिखा हुआ है, 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन 4 लाइन, कम से कम ऐसे 12 ऐसे लाइन है जो लिखा हुआ है। 17वीं पंक्ति से शुरुआत होती है उसकी, इसलिए कहा गया है कि 17वीं पंक्तियों में अभिलेख में है, क्योंकि पंक्तियां जब होती है पत्रों पर जब शिलालेख होती है क्योंकि वो लंबी लिखी जाती है। और किसने करवाया था यह, तो कलिंग के राजा खारवेल ने करवाया था। और हाथी गुफा के अभिलेख है वो पहली ईसा सदी पूर्व माना जाता है, क्योंकि राजा खारवेल सिंह पहली सदी राज्य करते थे ईसा पूर्व पहले, इसीलिए उन्होंने करवाया था। तो ऐसा हमारे इतिहासकारों का मानना है, रिसर्चर्स का मानना, आर्कियोलॉजिस्ट का मानना है कि डाटा कार्बन डेटिंग जब हुआ तो यह पता चला कि यह जो शिलालेख है वो कब लिखी गई थी ना, पहली सदी ईसा पूर्व लिखी गई थी। इन शासकों को शूद्र का यह माना जाता था, जैसा कि मैंने बताया था कुछ देर पहले कि शूद्र क्यों कहा जाता था, क्यों कहा, क्योंकि उड़िया के क्षेत्र में, दक्कन के क्षेत्र में, दक्कन यानी दक्षिण के क्षेत्र में आप चले जाइए तो उसके क्षेत्र में जो भी लोग रहते थे ना, उन लोगों को कुलीन वर्ग से नीचे माना जाता था। कुलीन मतलब ऊंचा वर्ग, कुलीन से नीचे मतलब नीचे जाति। तो कुलीन जो थे इधर उत्तर में सारे कुलीन, और उधर के जो रहते थे ना, जैसे कि अभी लोग मान लीजिए अगर उधर जो दक्षिण में उड़ीसा वगैरह है जिसे हम लोग अलग जनजाति के नाम से जानते हैं, गोंड कौन सा झारखंड में है, उड़ीसा में है, तो कई जनजातियां हैं जिसे आदिवासी हम लोग कहते हैं। तो इसीलिए हम लोग क्या नाम दे देते हैं, नीची जाति। ये नीची जाति क्या है, जाति मनुष्य है, बाकी कर्म है, और कर्म के अनुसार बांटा गया नाम है। क्योंकि अगर ऐसा होता तो देखिए हमारे नेताजी को, जाति हम आप करते हैं, समाज में करता है, नेताजी स्टेज पर चढ़ के देते हैं भाषण जाति वाला, वहां हर जाति वाला एक जैसा है, वहां एक दूसरे से नहीं करेगा है, उसको पता है कि सब चोचले हैं ससुरी, है ना, उन दोनों के करवा लो, नहीं करेगा। यही देखो ना आरा में अभी जो घटनाएं घट रही है, या रोड पे वैसे लोग जिनके पास घर नहीं है, अतिक्रमण के नाम पे उन्हें हटाया जा रहा है, तब जीतन मांझी क्या कर रहे हैं, क्योंकि वो तो दलित जाति के रक्षक है ना भाई, वो तो सवाल नहीं उठा रहे हैं। एनडीए की सरकार में वो विधायक भी है, केंद्रीय सांसद है, फिर भी कुछ नहीं है कर पा रहे हैं, कर नहीं पा रहे, करना नहीं चाहते हैं। देखिए पवन सिंह तो
बहुत बोलता था। अरे तो सरकार में नहीं है तुम, क्या मतलब, तो पैसा तो इतना तुम्हारे पास है कि मदद तो करिए सब, चाहे जान पहचान ऐसा बोलता है कि हम तो डरवे नहीं करेंगे, तो थोड़ा तो करो ना, मदद करो सबके। नहीं करेगा, पता है। चिराग पासवान के देखो, कई दलितों का उसका हक छीना जा रहा है, कहाँ जाके कर देता है कुछ हो। तो सब वो, और सब यहाँ मन बना के बैठा है समाज की, हमारा लाग कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, वो अपन जेब भर रहा है न। तो अगर देखो, बिहार में एक विधायक की सैलरी जो होती है 1,43,000 से लेकर के 1,50,000 तक होती है, सब मिला उला के ना, गाड़ी की खर्चा वगैरह टोटल। क्योंकि जो मिनिमम सैलरी जो होती है, ये सब गाड़ी के खर्चा, तेल खर्चा, आने जाने का, घर के रेंट सब ना, ये सब काट कूट के अगर देखा जाए टेलीफोन खर्चा, तो सिर्फ 53 से हार्डली से 60,000 तक की सैलरी जाती है। ऐसा मिलाकर के 1.5 लाख जाता है। इस हिसाब से अगर जोड़े तो 5 साल में 90 लाख रुपया ही बनता है। ये अरबों कहां से ले आता है, सोचने की बात है। ये हर पार्टी का वही सोच रहा है, कोई किसी का नहीं है। टॉपिक पर, महाराष्ट्र के दक्षिण में, जिसे दक्षिण, बार बार दक्कन नाम सुनते हैं ना, और ही में कंफ्यूज आ जाते हैं तरीके से, दक्कन कह रहा है, दक्कन कह रहा है, सब याद तो रखते हैं, लेकिन मन में सोचते, जब हम सोचते थे कि दक्कन दक्कन बार बार कहते, दक्कन है क्या, पहले दक्कन है क्या, है दक्कन, तो दक्कन दक्षिण है। दक्कन करके तेलंगाना के सीमा पर एक निजामाबाद जिला है ना, जिले के पश्चिम, जिले से पश्चिम के कुछ दूरी पर अगर चल के जाओ 1 किलोमीटर ना, तो नंद देहरा नाम करके गांव है ना, जो कि नंद के नाम में, महापद्म नंद के नाम से रखा गया, उधर ही वहीं का था, तो उसके नाम से रखा गया है नाम वो गांव, उसी नंद देहरा, जो कि आज वर्तमान में नाम जो इसका है नामदेव है। क्या है, नामदेव। और नामदेव नामक नगर जो स्थित है, उससे वहां भी यह पता चलता है, वहां के शिलालेख से, कि असमक वंश के प्राचीन भूमि भी दासनंदों के अधीन हो गई थी। अब तो ये यहां तक तो हमने कंप्लीट कर दिया है, लेकिन मैं यह एक बात जरूर कहूंगा कि नोट कर लीजिए पहले, क्योंकि ये यहीं तक खत्म नहीं, क्योंकि ये एक कहानी के अनुसार है, क्योंकि बाकी कहानियां ज्यादा अभी भी बचा हुआ है, जो हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे और सारी कंफ्यूजन क्लियर कर देंगे। क्योंकि कहीं कहीं ये आएगा देखने को, कहीं आपको वो नाई वाला आएगा, कहीं पुराण का सहारा लेके कुछ और बातें आएंगी, तो इतना कंफ्यूज ना हो, इसीलिए हम वो सारी जातक कथाएं एक बार ना आपको पूरा कंप्लीट कर दें, सारा कंफ्यूजन आपके दिमाग से हम दूर कर दें ना। इसीलिए बने रहिए वीडियो में, देखते रहिए, शेयर कीजिए। MR क्लासेस बाय MS राठौर के। थैंक यू सो मच, एक बार नोट कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियोस में, सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर